बेंच खाली नहीं थी। एक बेंच पर एक परिवार जो पहनावे से हिंदू लग रहा था, बुरके में एक अधेड़ सुसभ्य महिला बैठी थी। बहुत देर चुपचाप बैठने के बाद बुरके में बैठी महिला ने बगल में बैठे युवक से पूछा, अजमेर के रहने वाले हैं या फिर यहाँ घूमने आए हैं? युवक ने बताया, जी अपने माता पिता के साथ पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने आया था। महिला ने बुरा मुंह बनाते हुए फिर पूछा, आप लोग अजमेर शरीफ की दरगाह पर नहीं गए? युवक ने उस महिला से प्रत्युत्तर कर दिया, क्या आप ब्रह्मा जी के मंदिर गई थी? महिला अपने मुंह को और बुरा बनाते हुए बोली, लाहौल विला कुव्वत, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है और आप पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के मंदिर में गई थी? तब युवक झल्लाकर बोला, जब आप ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना हराम मानती हैं, तो हम क्यों अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाकर अपना माथा फोड़े? महिला युवक की माँ से शिकायती लहजे में बोली, देखिए बहन जी, आपका लड़का तो बड़ा बदतमीज है। ऐसी मजहबी कट्टरता की वजह से ही तो हमारी कौमी एकता में फूट पड़ रही है। युवक की माँ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक कहा बहन जी, कौमी एकता का ठेका हम हिंदुओं ने ही ले रखा है। अगर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चे को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र फेंक दिया था, तो शायद ही कोई हिंदू उस मुस्लिम की कब्र पर माथा पटकने जाए। बाद में पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने मोइनुद्दीन चिश्ती के टुकड़े कर दिए थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराने के बाद भी छोड़ दिया था, जबकि एक बार उसने हारने पर चौहान की आंख में जलता हुआ सरिया डाल दिया, जिससे वो अंधे हो गए। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की आवाज सुनकर उसी दिशा में तीर चलाने की कला को देखना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर आते ही इन्होंने सीधा गौरी की आवाज पर निशाना साधा। गौरी की गर्दन पर तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मार डाला। वो लोग पृथ्वीराज के शव को घसीटते हुए अफगानिस्तान ले गए और दफन किया। चौहान की कब्र पर जो भी मुसलमान वहां जाता था, प्रचलन के अनुसार वहां रखे जूते से उसे मारता था। फिर भी हम हिंदू हैं कि सेक्युलर बने फिरे हैं। बाद में शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की कब्र से शव निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियों को हिंदुस्तान लाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गौरी को भारत लूटने के लिए उकसाया था। अधिकांश हिंदू तो शेयर भी नहीं करेंगे। दुख है ऐसे हिंदुओं पर। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आपसे विनती है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें बल मिलेगा और हम YouTube पर जिंदा भी रहेंगे। ये सच बात है। 1748 से 1752 तक नियति ने आसफ जहां निजाम और उसके 3 बेटे, इन सबको दर्दनाक मौत दी है। गाजी की हत्या से नाना का भाग्यनगर पे कब्जा करने का जो प्लान था, तितर बितर हो गया। गाजी को मौत के घाट उतारकर अपने बेटे निजाम अली को ताज पहनाने का निजाम अली के माँ का जो प्लान था, वो कामयाब होता उसको दिख रहा था। आसफ जहां के समय से ही, जो मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था, लेकिन आसफ जहां के समय से भी उसकी सारी बेगमें, औरतें, उसकी लौंडियां सब छत्रपति संभाजी नगर में ही रहती थी। भले निजाम की राजधानी हैदराबाद भाग्यनगर थी, लेकिन वो रहती छत्रपति संभाजी नगर यानी तब के औरंगाबाद में ही रहती थी। 3 नवंबर को, ये अक्टूबर का कांड मैंने आपको बताया गाजिउद्दीन का, 3 नवंबर को नाना सलाबत से मिला। इसमें सभी करारों पे सलाबत ने अपनी खोपड़ी हिला के मान्यता दे दी, स्वाक्षरी भी कर ली। सिर्फ कागज पे ही तो देना था, तुरंत दे दिया। इन इस्लामियों को वचन देना, वचन निभाना, अपने शब्द का मान रखना वगैरह वगैरह वगैरह, इन सबको मजाक लगता है, क्योंकि अल तकैया के अनुसार वो जो करते हैं वो सब जायज़ है। सलाबत ने सभी शर्तों को मान्यता दी, स्वाक्षरी की, लेकिन नाना ने सलाबत की वो रघुजी को वैन गंगा नदी के पार जाने की जो शर्त थी, उसको सिरे से ठुकरा दिया।
इस नवंबर के करार को भाल्की का करार तह कहते हैं। याद रहे यही भाल्की में अप्रैल 1752 को रामदास पंत का खून किया था और उसी के मोमिन फौज ने किया था पगार के चलते। याद है ना आपको, मैंने बताया था। 30 नवंबर के पिलाजी को लिखे पत्र में नाना ने पिलाजी जाधव को श्री शिवराय और उनके उत्कट विचार भी लिखे हैं। साफ है, इससे पता चलता है कि नाना की प्रचंड श्रद्धा और विश्वास का ये द्योतक है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आजीवन नाना श्री शिवराय और अपने पिता के बाजीराव के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का नाना प्रयत्न आखिरी दम तक करता रहा। कई बार उसको यश मिला, बहुत बार अपयश भी हाथ में आया, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। ये महत्वपूर्ण है। भाल्की के संधि के लिए 25 दिसंबर 1752 को हमारे सातारा में जो नजरबंद छत्रपति थे राम राजे, उनका भी एक अभिनंदन पर पत्र आया है और वो उपलब्ध है। हमारे भोले मासूम सनातनी उन्हें लगा कि भाई करार हुआ तो उसका पालन भी होगा, वचन दिया है तो वचन भी निभाएगा। मोमिन को बस वो, मुझे तो लगता है सलाबत हस्ताक्षर, करार पे हस्ताक्षर करके ही तुरंत भूल चुका होगा। मित्रों, यहाँ राजवाड़े गुरुजी हमारे और ये हमारे डफ महाशय, ये भाल्की के लड़ाई के साल दोनों ने गलत लिखे हैं। ये लड़ाई 1751 में हुई, ना कि 1752 में हुई। खैर, आगे बढ़ते हैं। करार के तहत अहिल्यानगर पुणे जिले का जुन्नर भी नाना के हाथ आ गया। जुन्नर का बड़ा महत्व था क्योंकि वहाँ शिवनेरी था। शिवनेरी यानी श्री शिवराय का जन्म स्थान। 1715 में शाहू ने इच्छा जताई थी शिवनेरी अपने हाथ में लेने की। अब इतने साल बाद शिवनेरी हाथ आया, और लेकिन उसके लिए भी संघर्ष मराठाओं को करना पड़ा। शिवनेरी का किलेदार मोमिन बड़ा पराक्रमी निकला। उसने अपने खून की आखिरी बूंद तक संघर्ष किया। 15 दिनों के बाद शिवनेरी हाथ लगा है। वो भी बताऊंगा आगे उसके बारे में भी। अपने श्रद्धा स्थान के लिए मित्रों, हमारे सनातनी जब 495 साल संघर्ष कर सकते हैं, तो ये तो 60-70 के साल के बाद ही शिवनेरी हाथ लगा था। 495 साल इतिहास में सुवर्णाक्षरों से लिखी गई ये घटना है। 1528 के बाद 23 जनवरी 2023 को पुनः राम मंदिर भव्यता के साथ राम जन्म स्थान पर ही हिंदुओं ने खड़ा कर दिया। धन्य है हमारे हिंदू सनातनी और हमारे हिंदुत्व के जितने भी दर्शन हैं, सब भारतीयों का ये बलिदान है। करार के बाद नाना ने दीक्षित को लिखा है कि नवाब ने फिरंगियों के कहने पे हमसे करार किया। नवाब के सारे अमीर नाराज है, लेकिन उनमें दम नहीं बचा है। ये नाना के वाक्य है। 25/1/1753 का ये पत्र है, जहां नाना ने अपने हिंदवी स्वराज्य के दक्षिण अभियान का सुखद अंत देखा है। नाना ने प्रेडिक्शन भी किया है उस पत्र में। अब दक्षिण में नाना के अलावा प्रभावशाली कोई बचा ही नहीं था। अंग्रेज तो कलकत्ते में फंसे थे। फ्रेंचों का मूलतः जो फ्रेंचों की शक्ति थी वो तटीय इलाके में सीमित थी पहले दिन से। गाजीउद्दीन के प्रकरण से और ये दिल्ली से जो अंताजी का नाना को पत्र आया है, उससे तो यही लगता है कि दिल्ली दरबार में भी नाना ने अपने शब्दों का वजन काफी बढ़ाया था।
गाजी को दक्षिण लाने का जो असर है वो अब बूसी पे ही साफ दिखने लगा था। अडवाणी यानी बीजापुर के सूबेदार ख्वाजा न्यायदुल्ला को निकाल के उनकी जगह अब्दुल हमीद को सूबेदार बूसी ने नियुक्त किया। इस नियुक्ति के विषय में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये नियुक्ति के विषय में दरबार के झगड़े आज भी उपलब्ध है और बड़े रोचक वाचनीय है। सूबेदारी की खुलेआम खरीद फरोख्त दरबार में चल रही थी, खुलेआम। ये सब वहाँ पे कागजों में दर्ज है। बूसी ने चलवाई जो बोली लगा के वो जो सिस्टम चलवाई थी ना, उसका भी संदर्भ वहाँ पे लिखा हुआ है। अब बताओ, भाग्यनगर के दरबार में ये चल रहा था। एक सूबेदारी पर खरीद फरोख्त चल रही थी, बोली लग रही थी। ये तो मैंने पहले ही कहा है कि बूसी प्रखर राष्ट्रवादी था। ये न केन प्रकारेण से भारत में प्रस्थापित जो राज्य व्यवस्था थी, राज्य सत्ता थी, वो उखाड़नी थी। और बड़े ईमान से वो ये काम कर रहा था, क्योंकि वो फ्रेंचों को यहाँ भारत में कायम करना चाहता था। कोई बुराई नहीं है भाई, अपने देश के लिए वो काम कर रहा था, मुझे कोई बुराई नहीं दिखती इसमें। करार के अनुसार निजाम और पेशवा इन दोनों के संयुक्त फौज ने कर्नाटक मुहिम खोलनी थी। ये नाना का विचार था, उसको बूसी ने हामी भर दी थी। नाना का इसलिए विचार था क्योंकि कर्नाटक में 1953 के आते आते ना मुगल बचा था ना निजाम था। अंग्रेज और फ्रेंच तो बस पुदुचेरी और मद्रास दो शहर में सिमट गए थे। म्हणजे विचार करो आप, 13वीं शताब्दी में मलिक गफूर ने सारे दक्षिण के हिंदू महाराजाओं को समेट लिया था। दक्षिण में आज पूरा शासनकर्ता जो था वो मोमिन था। इसलिए तो वो हैदराबाद का जो जोकर है ना, वो भोगता है ना रोज टीवी पे, हमें शासन करना अच्छी तरह से आता है, 800 साल का हमें तजुर्बा है। तजुर्बा है। बकवास, झूठा कहीं का। हाँ, जोकर ही है वो। छोड़, मेरी गाड़ी फिर पटरी से उतर जाएगी। उसका चेहरा दिमाग के आंखों के सामने आ जाता है। और मराठाओं को बदनाम करने का भी काम इन लोगों ने किया है। भाई मराठे तो पैसे लेते हैं, मराठों को पैसा दे दो, आपके पक्ष में कभी ना कभी खड़े होंगे ही। कितना दुर्भाग्य है, देखो आप। आज भी ये नैरेटिव चलता है। और मैंने पिछले एपिसोड में बताया है क्यों। एक जयपुर के ईश्वर सिंह माधो सिंह का आपसी का झगड़ा, ईश्वर सिंह ने निभाना चाहिए था अपने पिता का वचन, ना पिता ने निभाया ना ईश्वर सिंह ने निभाया। माधो सिंह भी जब उसके हाथ में पूरा जयपुर था तो अपने मामा के यहाँ वो मेवाड़ चला गया। मामा के यहाँ जागीरी उसने हासिल, वो प्रकरण पूरा मैंने बता दिया है। यहाँ पे मैं संदर्भ ये है कि 1674 से बड़ी मेहनत से प्रत्यक्ष में लाई ये हिंदवी स्वराज्य की जो कल्पना है, वो सारी ये एक जयपुर के प्रकरण से मिट्टी में मिल गई। आज तक लोग भूले नहीं हैं। मराठाओं को आज भी लुटेरे कहते हैं। मैं ये 30वीं बार बता रहा हूँ, ये मेरे मन की पीड़ा है। सच चाहे जो भी हो, आधा सच हो आधा झूठ हो, पूरा का पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया है कि माधो सिंह हो, ईश्वर सिंह हो, मल्हारराव होळकर हो, राणोजी शिंदे हो। राणोजी शिंदे को मैं थोड़ा सा इसमें बाहर रखता हूँ, लेकिन बचे ये 3 और नाना भी उसमें साथ है। ये नाना, ये चारों ने
सब ने झूठे वादे दिए हैं, सब ने विश्वासघात किया है, लेकिन पैसा नाना और मल्हार राव ने दोनों तरफ से लिया है। ये पैसा लेना ये गलती थी। कहानियां तो लाखों बना दी गई है, इसलिए मैंने ये विषय विस्तार से आपको बताया था, फिर आपको दोहराऊंगा। पीड़ा होती है आज भी। नाना ने ये कर्नाटका संयुक्त मुहिम के लिए हामी जब भर दी तो 18 दिसंबर 1752 को नाना पुणे से निकला। श्रीरंगपट्टनम तक यहाँ मराठाओं ने विजयी दौड़ लगाते हुए नाना मराठाओं की फौज के साथ जुलाई 1753 में फिर पुणे लौटा। 18 दिसंबर 1752 से 1753 जुलाई तक चली इस मुहिम में मराठाओं ने एक बार भी हार का मुंह नहीं देखा। 1753 के निजाम के संदर्भ में तो ज़्यादा कोई घटना शायद घटी नहीं है, कोई संदर्भ ज़्यादा लिखे भी नहीं गए हैं। हालांकि राजवाड़े गुरुजी ने हमें असल दस्तावेज निजामशाही के हमारे लिए जितने भी इतिहास के अभ्यासक हैं उनके लिए खोज के प्रिंट करवा दिए हैं 125 साल पहले। लेकिन उसमें ये भाग्यनगर के दरबार का दगा, कट कपट, कारस्थान, ये हरम के बारे में कुछ वगैरह वगैरह कुछ अंतर्गत उनकी जो रस्सा खींची थी सत्ता के लिए, वो वहाँ पे लिखी है, वो हमें समझ आती है, लेकिन हमारे विषय से उसका कोई वास्ता नहीं है, ना मराठाओं से वास्ता है। 1753 के आरंभ में इस मूर्ख सलाबत जंग ने कर्नाटक के नवाब गद्दी से मोहम्मद अली को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब यहाँ पे नाना और बूसी दोनों सलाबत खान का पत्ता साफ करना चाहते थे, तो इसलिए दोनों ने गुप्त करार किया है। ये सलाबत को समझ आई। सलाबत ने ड्यूप्ले से उसके बारे में जानकारी दी। ड्यूप्ले ने सलाबत की सारी शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया। ये बूसी के वकील हैदर जंग ने लिखा है। याद आया ना वो हैदर जंग, कलंदर का बेटा, फ्रेंच सरकार का बाशिंदा बन के, बूसी का वकील बन के भाग्यनगर में जो अशराफ बना था, वही हैदर जंग, पाताल यंत्री। वंदे मातरम।